गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि कोरोना के इस दौर में आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम एट मेही एकेडमी दिल्ली। मेही एकेडमी चैनल देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे श्रीलंका में उत्पन्न आर्थिक समस्याओं की। आप जानते ही हैं कि श्रीलंका लगातार आर्थिक संकटों से जूझ रहा है, दिवालिया होने की स्थिति में है। तो आइए इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये आपको स्क्रीन पर ये मैप दिख रहा होगा, ये श्रीलंका है। श्रीलंका पूरी तरह से एक द्वीपीय देश है। दक्षिण एशिया का ये खूबसूरत देश बहुत रिच हुआ करता था। क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन स्तर के मामले में ये भारत से भी एक कदम आगे था। कई सारी रैंकिंग में ये भारत से बेहतर स्थिति में था। तो ऐसा क्या हुआ कि एकाएक श्रीलंका आर्थिक तौर पर दिवालिया होने की स्थिति में है। तो ये देख रहे हैं आप, ये श्रीलंका है और ये श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर चल रहा है, अभी आप देख रहे होंगे टीवी पर, लगातार न्यूज़पेपर में आ रहा है कि श्रीलंका के नागरिक पेट्रोल खरीदने के लिए, डीजल खरीदने के लिए किलोमीटर पे किलोमीटर लाइन लगी हुई है। लोग लाइन में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। श्रीलंका दबाव में है। लोगों के पास, जो अपर मिडिल क्लास है, उसके पास पैसे हैं, फिर भी ज़रूरी खाद्य आपूर्ति नहीं है। उन्हें पैसे खर्च करने के बाद भी सामान नहीं मिल रहा है। तो ऐसा ये किस तरह का संकट है? क्या ये एक स्टेट फेलियर है? क्या श्रीलंका एक नेशन के तौर पर फेल हो गया है? या ये जो तात्कालिक कारण हमको दिख रहे हैं केवल इकोनॉमिक क्राइसिस है जो समय के साथ दूर हो जाएगा? या कुछ और हिडन कारण है, इनविजिबल कारण है जो हमको दिख नहीं रहा? कहीं इसका जड़ कहीं इतिहास में तो नहीं है? जैसा कि प्रोफेसर मणिकांत सिंह या बदोझा साहब भी इशारा कर रहे हैं कि श्रीलंका में जो समस्या है वो तात्कालिक नहीं है। ये तो तात्कालिक घटना है जो आपको दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे कारण कुछ दूसरा है। आइए एक एक करके हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं। तो ये श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। आप जानते ही हैं कि श्रीलंका 1948 में पश्चिमी कॉलोनियों से स्वतंत्र हुआ। जैसे कि मान लीजिए श्रीलंका है, तो श्रीलंका का ये उत्तरी वाला हिस्सा है, ये श्रीलंका का उत्तरी भाग है, नीचे दक्षिणी भाग है। तो श्रीलंका पर पहले पुर्तगाल ने, फिर डच ने, बाद में अंग्रेज़ों ने शासन किया है। तो फाइनली 1948 में 1948 में 1948 में श्रीलंका यूरोपीय उपनिवेशवाद से मुक्त हुआ, स्वतंत्र हुआ। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ है, लेकिन श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ और एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। श्रीलंका की आबादी वर्तमान में आप देखिए तो केवल 2.2 करोड़ है। 2 करोड़ 20 लाख लोग ही रहते, इतने तो दिल्ली में है। 1 लाख वहाँ की सेना, ये भी एक कारण है। आगे देखते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि ये जो समस्या आपको दिख रही है, क्या ये स्टेट फेलियर है, इकोनॉमिक फेलियर है, या कोई और सीवियर डिस्टर्बेंस है, कोई और कारण है? तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 1948 में जैसे ही श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, तो श्रीलंका थोड़ा कंफ्यूज टाइप का नेशन है। श्रीलंका ये तय नहीं कर पाता है कि उसे उदारीकरण वाली अर्थव्यवस्था बनानी है या समाजवादी अर्थव्यवस्था बनानी है। श्रीलंका के कोई हुक्मरान समाजवादी व्यवस्था, समाज कल्याण पर जोर देते हैं, निजीकरण के खिलाफ हो जाते हैं। तो फिर अगली सरकार आती है तो वो पूर्णतः उदारीकरण की नीति को लागू कर देती है। तो श्रीलंका टोटल कंफ्यूज टाइप का है। वो अभी तक ये तय नहीं कर पाया है कि किस विचारों को लेकर के आगे बढ़ा जाए। बहरहाल श्रीलंका की इकोनॉमी के 2 बड़े स्तंभ हैं। देखिए, श्रीलंका की जो इकोनॉमी है उसके 2 स्तंभ है। पहला टूरिज्म, पर्यटन। विदेशी मुद्रा भंडार कमाने का यही सबसे अच्छा तरीका है, टूरिज्म, पर्यटन। दूसरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर है श्रीलंका। उसके यहाँ चाय पत्ती, रबड़ की बहुत ही बेहतर खेती होती है और श्रीलंका इसको बेच करके डॉलर कमाता है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, तो कई सारी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति
वो आयात करता है, बाहर से मंगवाता है अपनी ज़रूरी की कई सारी चीज़ें, जैसे पेट्रोकेमिकल्स हो गए, ईंधन हो गया, है ना, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें श्रीलंका को आयात करनी पड़ती है। और जब आप कोई चीज़ दूसरे देशों से आयात करते हैं तो फिर आपको अपना फॉरेन रिजर्व खर्च करना पड़ता है, डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। समस्या क्या हुआ, मैं अभी वर्तमान की समस्या बता रहा हूँ, फिर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। तो तात्कालिक कारण आप 3-4 है। देखिए, पहला तात्कालिक कारण ये है कि 2019 में ईस्टर रविवार के दिन, और आपको ईस्टर रविवार की आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ईस्टर रविवार है। ये ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह को, जीसस क्राइस्ट को जब क्रूसीफाई किया गया तो 3 महीने के बाद वो फिर से पैदा हो गए, यानी कि 3 महीने के बाद वो फिर से जीवित हो गए। उसी को हम लोग ईस्टर फ्राइडे मनाते हैं, कहते हैं। तो आज ईस्टर फ्राइडे है। सबको, आप सभी बंधुओं को बहुत शुभकामनाएं। ईस्टर रविवार के ही दिन 2019 में श्रीलंका के ऊपर मुस्लिम आतंकी संगठन जिसका नाम नेशनल तौहीद जमात है, ये ऊपर मैंने लिख भी दिया है, नेशनल तौहीद जमात, इसका आक्रमण होता है। और इस आक्रमण के पश्चात श्रीलंका में जो पर्यटन उद्योग चल रहा था उसको खासा नुकसान पहुंचा। तो एक तो ईस्टर अटैक, दूसरा कोरोना महामारी आ गई, और कोरोना महामारी ने तो घर से निकलना दूभर कर दिया, तो लोग पर्यटन पर कैसे जाएंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि श्रीलंका को फॉरेन रिजर्व यानी कि डॉलर कमाने के, विदेशी मुद्रा कमाने के जो तरीके थे उस पर रोक लग गई। ठीक है। दूसरा, श्रीलंका जो अपने ये एग्रीकल्चरल यानी कि कृषि उत्पाद को बेचता था, उससे फॉरेन रिजर्व कमाता, विदेशी मुद्रा कमाता, उस पर भी थोड़ा सा ग्रहण लग गया। कैसे ग्रहण लग गया, तो वर्तमान सरकार ने एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश की। उन्हें लगा कि टूरिज्म, पर्यटन उद्योग ठप पड़ गया है, तो विदेशी मुद्रा को बचाना है, तो विदेशी मुद्रा खर्च ना करना पड़े, इसके लिए उन्होंने रासायनिक फर्टिलाइज़र, रासायनिक उर्वरक और खाद पर रोक लगा दी और कहा कि अब श्रीलंका में ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। आप देखिए ये कितना सनक भरा फैसला है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो बहुत अच्छी चीज़, बिल्कुल जैविक खेती कीजिए, लेकिन आप संसार में भी तो देखिए कि जैविक खेती कैसे करेंगे। हर कंट्री में 1 से 1.5% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ऐसा माना जाता है कि यूरोपीय देश बहुत आगे हैं, लेकिन यूरोपीय देश भी 9 से 10% केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। और आपने कम्प्लीटली अपने यहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र पर रोक लगा दी और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ गए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो हमें बाहर से फर्टिलाइज़र नहीं लाना पड़ेगा और इसके लिए फॉरेन रिजर्व खर्च नहीं करना पड़ेगा। हुआ ठीक इसका उल्टा जो उन्होंने सोचा था। हुआ क्या कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के कारण वहाँ खाद्य समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। श्रीलंका में केवल 40% उत्पादन हुआ, जबकि पहले 100% अगर पहले होता था तो केवल 40% उत्पादन हुआ है। तो ये बहुत ही गंभीर संकट का समय है। श्रीलंका अपने लोगों को खाद्य आपूर्ति करने में नाकाम रहा है, जरूरी ईंधन उपलब्ध कराने में नाकाम रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हजार लोग लाइन में खड़े हैं, कई लोगों की मृत्यु हो गई है, बहुत ही गंभीर स्थिति है। तो ये अभी तत्कालीन कारण है। कुछ और कारणों की पड़ताल कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि श्रीलंका ने सबसे पहले IMF से लोन लिया था, लेकिन IMF या वर्ल्ड बैंक से जब भी आप लोन लेते हैं तो उनके कुछ ज़रूरी शर्त हैं। वो आपको अपनी शर्तों पर लोन देते हैं और आपको कहते हैं कि आप LPG लागू करिए। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण लागू कीजिए, अपने मार्केट को फ्री छोड़िए, फ्री इकोनॉमी डेवलप करिए। जो आप सब्सिडाइज्ड फूड, सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइज़र लोगों को देते हैं उसको कम करिए। सोशल वेलफेयर पर जो आप खर्च करते हैं उसको थोड़ा सा कम करिए। तो IMF के कई सारे नियम कानून हैं। अब श्रीलंका ने एक रास्ता ढूंढा कि IMF के शर्तों को भी नहीं मानना हो ताकि श्रीलंका में अपने लोगों को खुश रखा जाए, उन्हें सस्ते सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट दिया जाए। जैसा कि अभी आप दिल्ली में देख रहे होंगे कि ये फ्री बिजली, फ्री पानी का कंसेप्ट लेकर के दिल्ली सरकार आई है, लगातार चुनाव भी जीत रही है। तो ये लंबे समय तक ये चीज़ें सस्टेन नहीं करती, ये अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा देती हैं, क्योंकि लोग अगर उसके आदी हो जाते हैं तो आगे चल कर के कोई भी सरकार उदारीकरण की कोशिश करेगी तो उसे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और मैं आगे बताता हूँ कि इन समस्याओं का जब जयवर्धने को सामना करना पड़ा तो उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया, और वो बहुत ही आत्मघाती कदम था। वही इनविजिबल कारण भी है श्रीलंका के सारी समस्याओं का, अभी हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो IMF से लोन लेना, पहले ही श्रीलंका ने लोन लिया हुआ था और उसको ये कई सारे शर्त मानने पड़ते थे।
अब उसी समय क्या हुआ कि एक और तरीका श्रीलंका के सामने आया कि क्यों ना आईएमएफ के लोन के बदले कॉमर्शियल लोन लिया जाए। जैसे चीन सस्ता लोन उपलब्ध करवाया था, तो कॉमर्शियल लोन लेने का ये मतलब होता है कि आपको आईएमएफ की ज़रूरी शर्तें नहीं माननी पड़ती, आप कॉमर्शियल लोन ले सकते हैं, अपने लोगों को कई सारी मुफ्त की परियोजनाएं दे सकते हैं, जिससे लोग खुश रहेंगे, आपकी सरकार को बार बार जिताएंगे, आपको वोट करेंगे, आपकी सत्ता स्थापित होगी। तो कॉमर्शियल लोन चीन से लिया। चीन ने कई गैर जरूरी परियोजनाएं श्रीलंका में बनाई, जैसे हम्बनटोटा बंदरगाह और कई सारी योजनाएं। श्रीलंका समयबद्ध तरीके से आईएमएफ और चीन को लोन देने में असफल रहा, भुगतान करने में असफल रहा। तो डिफ़िकल्टी जो पेमेंट की वजह से हम्बनटोटा और अन्य क्षेत्र चीन को उसे लीज पर देना पड़ा है। तो ये तो बहुत बड़ा अपमान है कि आपकी भूमि आप दूसरे देशों को सुपुर्द करें, तो ये श्रीलंका का अपमान है। लोगों के मन में ऐसे गुस्सा आया। तो ये तात्कालिक कारण है। ऐतिहासिक कारणों पर चलिए चर्चा कर लेते हैं एक बार। श्रीलंका की डेमोग्राफी आप देखेंगे तो श्रीलंका में 70% लोग सिंहला बुद्धिस्ट जाति के हैं, 18% तमिल हैं। इस 18% में भी जो 13% हैं वो ओरिजिनल तमिल हैं, जबकि 5% ब्रिटिश द्वारा कैदी के रूप में विभिन्न द्वीपों से, विभिन्न देशों से लाए गए तमिल लोग हैं। ठीक है। फाइनली 1948 में ब्रिटिश चंगुल से श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, कोलंबो उसकी राजधानी बनी। उस समय हम लोग श्रीलंका को सिलोन कहते थे। तो कई बार सिलोन चर्चा में आए तो आप दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल मत समझ लीजिएगा। ठीक है। बच्चों देखिए, ये लेक्चर आप सुन रहे हैं तो ये सुनते हुए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए, आपको अपने आप को मोटिवेट भी करना है। एक भवानी मिश्र की मुझे पंक्ति याद आ रही है कि कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। तो आइए फिर से हम लोग श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने बताया आपको श्रीलंका की ये डेमोग्राफी है। 70% सिंहला जाति और 18% तमिल लोग हैं और 10% मुस्लिम भी है वहाँ। ठीक है। अब क्या हुआ 1956 ईस्वी में, ये 1956 का समय बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में भी। 1956 का वो समय है जब भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग काम कर रहा था कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। तो आप जानते ही हैं कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन के पक्ष में नहीं थे, और उनकी जो धारणाएं थी वो निर्मूल नहीं थी। उसके कई कारण थे कि भाषाई आधार पर अगर राज्यों का गठन किया गया तो फिर ये एक अलग तरह का विभेद हो जाएगा, भाषाई आधार पर अलगाव की उत्पत्ति होगी। हालांकि उनकी आशंकाएं जो थी वो समय के साथ निर्मूल साबित हुई। तो जब 1956 में भारत राज्य का पुनर्गठन कर रहा था और जब भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की बात चली और तो सब लोग सहमत हुए। और आज आप देखते हैं कि भारतीय संविधान में आप देखेंगे तो जो 22 भाग हैं उसमें 17वां भाग राजभाषा को लेकर के है। जहाँ जब संविधान लागू हो रहा था तो उस पर आप देखे होंगे आप कि राजभाषा के तौर पर केवल 14 भाषा थी, जबकि वर्तमान में 22 भाषा उसमें शामिल है। इसका मतलब है कि हमने उत्तर भारत जैसे हिंदी भाषी है तो उन्होंने दक्षिण भारत जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब में हिंदी को थोपा नहीं गया। तो हमने क्या किया कि सब भाषाओं को फलने का, फूलने का मौका दिया। लेकिन श्रीलंका में ठीक इसके उलट हुआ। चूँकि 70% सिंहली जाति थी तो 1956 में श्रीलंकन सरकार ने सिंहला भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। तो उत्तर श्रीलंका में जो तमिल लोग थे, ये जो श्रीलंका का ऊपर वाला भाग देखते हैं, ये श्रीलंका के उत्तर भाग में तमिलियन लोग रहते हैं। खास करके ये जो जाफना का क्षेत्र आपको दिखता है, जाफना का क्षेत्र, इसमें तमिल लोग बहुल हैं। फिर आप श्रीलंका के पूर्वी हिस्से में देखेंगे तो इधर जो है तमिल लोग बहुत बहुल हैं। फिर इसकी राजधानी कोलंबो में भी तमिल लोग हैं। तो ऐसा है कि एक बड़ी आबादी को आपने दरकिनार कर दिया। आपने सिंहली राजभाषा को श्रीलंका में स्कूल, कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी यूनिवर्सिटीज़, सरकारी नौकरी में, यहाँ तक कि अदालत में सिंहली राजभाषा को मान्यता दे दी। तमिल को तो आपने पीछे छोड़ दिया। तो सिंहली और तमिल लोगों के बीच पहली दरार 1956 में ही पड़ गई। हालांकि समय के साथ थोड़ा सा ठीक हुआ स्थिति। फिर आप आगे देखते हैं
तो मैंने पहले भी बताया कि श्रीलंकन सरकार बड़ी कंफ्यूज टाइप की है कि करना क्या चाहती है, वो ये तय नहीं कर पा रही है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि कभी कोई सरकार आती तो वो कभी समाजवादी रुख अपनाती, तो कोई पूंजीवादी या उदारीकरण लागू कर देती। तो इस तरह से श्रीलंका लगातार कंफ्यूज स्थिति में रहा। फाइनली 1973 में एक ऑयल संकट हुआ। इसी संकट के बाद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनी। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कब बनी है? 1973 में, याद रखेंगे, तेल संकट के बाद। जब तेल संकट हुआ तो श्रीलंका में सरकार गिर गई। आगे फिर 1977 में जब जयवर्धने की सरकार बनी है, तो जयवर्धने ने क्या किया? आर्थिक उदारीकरण लागू किया। और आर्थिक उदारीकरण का मतलब होता है कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, वो सीधे विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ता है। आप निजीकरण की ओर बढ़ते हैं, कई तरह की सब्सिडी को आप खत्म करते हैं। तो श्रीलंका में पहले से जो समाजवादी व्यवस्था चल रही थी, समाज कल्याण की प्रथा चल रही थी, सब्सिडाइज्ड फूड, सब्सिडाइज्ड फ्यूल, सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर सप्लाई हो रहा था। जयवर्धने के आर्थिक उदारीकरण के कारण लोगों में तो गुस्सा आएगा, क्योंकि अभी दिल्ली में आप देख लीजिए, आपको मुफ्त का पानी, मुफ्त का बिजली 200 यूनिट मिल रहा है। तो कोई भी सरकार आगे चल करके इसको बदलने की कोशिश करेगी तो आप उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो जयवर्धने के खिलाफ भी लोग खड़े हो गए। तो जयवर्धने ने इससे निपटने का एक नया रास्ता निकाला, जिसको कहते हैं राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्रवाद अच्छी चीज़ भी है, बहुत बुरी चीज़ भी है। नेपोलियन का राष्ट्रवाद ने फ्रांस को एकीकृत किया, फ्रांस के समाज को एक नए आधुनिकीकरण की ओर ले गया। तो लेकिन वही उग्र राष्ट्रवाद ने फ्रांस को एक अंधे युद्ध में झोंक दिया और फाइनली वाटरलू की लड़ाई में 1815 में पिट करके नेपोलियन बाहर हो गया। तो राष्ट्रवाद की भावना 1977 में, ये राष्ट्रवाद की भावना को ज़्यादा उत्प्लावित किया गया। और ये कौन सी राष्ट्रवाद थी? क्या ये पूरे श्रीलंका का राष्ट्रवाद था? तो नहीं, ये सिंहला और बुद्धिस्ट राष्ट्रवाद था, जो तमिलों का दमन कर रहा था, है ना। आप समाज के एक वर्गों को उकसा रहे हैं राष्ट्रवाद की भावना, तो ताकि मूल समस्याओं से लोगों का ध्यान भटक जाए। तो जयवर्धने ने जो समाजवादी व्यवस्था की जगह आर्थिक उदारीकरण लागू की, निजीकरण की तरफ वो बढ़ा, सब्सिडाइज्ड सारे गुड्स पर उसने रोक लगाई। तो इसको कंपनसेट करने के लिए लोगों के अंदर ये भावनाएं ना आए कि ये सरकार खिलाफ है, उसने राष्ट्रवाद वाली भावना को बढ़ाने की कोशिश की। और ये सिंगला राष्ट्रवाद था। सिंगला राष्ट्रवाद से प्रभावित लोगों ने क्या किया? उत्साहित होकर तमिलों के ऊपर आक्रमण कर दिया, अल्पसंख्यक तमिलों के ऊपर आक्रमण हुआ। तो जब तमिलों पर आक्रमण हुआ और उसको बचाने वाला कोई नहीं है, यहाँ तक कि सरकार भी सहभागी है, तो तमिल लोगों ने अपना एक संगठन खड़ा किया, और एक ऐसा संगठन खड़ा किया जो सेना से युद्ध करने लगा, राज्य के खिलाफ खड़ा हो गया, जिसको लिट्टे बोलते हैं, LTTE के प्रभाकरन इसका अध्यक्ष था। प्रभाकरन के नेतृत्व में श्रीलंकन सेना पर उसने आक्रमण कर दिया, दंगे छिड़ गए। आगे चल करके आप देखते हैं 1983 में, जब 1983 एक इम्पोर्टेंट ईयर है जब भारत ने पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था। आपको कपिल देव याद आ रहे होंगे। लेकिन उस समय से हमारे पड़ोस में क्या हुआ कि सिंघली लोगों ने 3000 तमिलों को मौत के घाट उतार दिया और 1.5 लाख तमिल लोग अपने घर से बेघर हो गए। ये तो बहुत बड़ी त्रासदी थी। अभी वर्तमान में जब केवल 2 करोड़ श्रीलंका की जनसंख्या है, तो सोचिए उस समय 1.5 लाख तो बहुत बड़ी आबादी होगी। उस समय तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हस्तक्षेप किया। चूँकि तमिलनाडु से तमिलियन लोग बिलोंग करते हैं, तो राजीव गांधी का स्वाभाविक था। लेकिन राजीव गांधी ने इस समय गलती की, उन्होंने श्रीलंका के मामले में हस्तक्षेप किया। और अभी मैंने बताया था, जो उत्तरी श्रीलंका की तरफ एक क्षेत्र जाफना है, जाफना में उन्होंने हेलीकॉप्टर से रसद पहुंचाए, बिना श्रीलंकाई सरकार के साथ मिले बैठे। तो ये तो हस्तक्षेप था। चूँकि आप विदेशी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकते, उसके सीमाओं का, उसके बॉर्डर का आप सम्मान करते हैं, है ना, उसकी संप्रभुता का सम्मान करेंगे। लेकिन राजीव गांधी ने बिना श्रीलंकाई सरकार को अपने पाले में लिए और वहाँ मदद पहुँचाने की कोशिश की। दूसरी बात, फिर राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच समझौता हुआ कि तमिल जो उग्र हो रहे हैं उसको कैसे क्या किया जाए। और एक उत्तरी श्रीलंका में DDC बनाने की स्थापना हुई, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको जिला विकास परिषद बोलते हैं। कि यहाँ भी राजीव गांधी ने गलती की। ये दूसरी गलती हुई कि फिर वो तमिल संगठन या तमिल लोगों से उन्होंने बात नहीं की कि आप क्या चाहते हैं। अपने इच्छानुसार इन भारत के राजीव गांधी और श्रीलंका के जयवर्धने ने समझौता कर लिया कि तमिल लोगों को डीमिलिटराइज किया जाएगा,
है ना। हालांकि तमिल संगठनों ने इसको मानने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जो श्रीलंकन सरकार है, श्रीलंका की सेना है, उसने केवल तमिल लोगों को ही परेशान नहीं किया बल्कि मुसलमानों को भी परेशान किया। तो तमिल और मुसलमान दोनों उसके खिलाफ हो गए। ठीक है, फिर अब बीच में ऐसा ही चलता रहा। 2005 एक महत्वपूर्ण समय है। अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे हैं, एक्चुअली में ये राजपक्षे परिवार 2005 से ही सत्ता में है और 2005 में सत्ता में आते ही इन्होंने लिट्टे, जो कि तमिलों का एक उग्र संगठन था, इनके खिलाफ जोरदार अभियान चलाया। प्रभाकरन की हत्या हो गई और ये मामला खत्म हो गया। तो श्रीलंका में जो बहुसंख्यक सिंगला आबादी थी, उनके नज़र में राजपक्षे हीरो बन गए और 2005 से 2015 तक वो लगातार 10 साल सत्ता में बिल्कुल अस्थिर तरीके से बने रहे। अब राजपक्षे के मन में ये आया कि यूरोप और भारत तो एक जैसे हैं, तो फिर वो नई विकल्प चीन की तरफ देखने लगा। क्योंकि चीन और श्रीलंका, चीन और रसिया में एक चीज़ कॉमन है कि चीन और रसिया ने यह दिखाया है कि अगर आपकी इकोनॉमी बहुत मजबूत है तो फिर डेमोक्रेसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो श्रीलंका में जो एक सफल लोकतंत्र पनप रहा था, उसको राजपक्षे ने गला रौंदने का काम किया। अभी आप देखेंगे कि जहाँ भारत से, यूरोप से उसको मदद मिल सकती थी, तो राजपक्षे ने एक नया तरीका ढूंढा कि अरे ये सब एक ही तरह के लोग हैं, कई सारे प्रतिबंध लगाते हैं हम पर, कई नियम कानून हमको लागू करने होते हैं, तो हम एक नए विकल्प चीन की तरफ देखते हैं। चीन ने सस्ता इनको कमर्शियल लोन प्रोवाइड करवाया और उस लोन से श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने क्या किया, अपने लोगों को सब्सिडाइज्ड गुड्स दिए, वेलफेयर दी, समाज कल्याण दिया, लोगों की खुशी के लिए काम किया। अब फ्री की चीज़ें देंगे तो लोग तो खुश होते हैं, तात्कालिक तो फायदा होता है, लंबे समय बाद नुकसान होता है इसका। इसी पैसे से, चीन के द्वारा दिए गए कमर्शियल लोन से श्रीलंका ने विपन खरीदे, अपनी सेनाएं मजबूत किया। बताइए 1 लाख सेना की कोई ज़रूरत है? दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं, क्या 1 लाख सेना की ज़रूरत है? बताइए, फालतू चीज़ है ये तो बर्डन ऑफ कमर्शियल लोन हुआ कि आप तो लोन चुका नहीं पा रहे हैं और आप फालतू का खर्च कर रहे हैं। तो श्रीलंका ने ये चीन के कमर्शियल लोन को इस तरह से अनाप शनाप तरीके से खर्च किया और बदले में चुकाने में उसकी स्थिति खराब हो गई। तो हम्बनटोटा और आस पड़ोस के सारे क्षेत्र उसको श्रीलंका को देने पड़ गए, अपमान का घुट भी ना पड़ा। अब आगे चल करके 2019 में, अभी मैं बता रहा था कि ईस्टर रविवार के दिन ब्लास्ट हो गया। जब ब्लास्ट हुआ 2019 में, तो श्रीलंका के जो बहुसंख्यक आबादी है सिंगला, उन्हें लगा कि अरे ब्लास्ट हुआ है तो इस मुस्लिम आतंकी संगठन को कुचलना होगा, इसके लिए मजबूत सरकार चाहिए। तो उन्होंने फिर से राजपक्षे को बहुमत दिया। लोगों को लगा कि मजबूत सरकार होगी तो समस्या को दूर करेगी। यहाँ तक कि राजपक्षे की जो सरकार है उसमें 7 लोग अभी नेता बने हुए हैं, 7 लोग सरकार में हैं, 7 भाई सरकार में। लगता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक फैमिली पार्टी है, कुछ इस तरह से ये लोग श्रीलंका को चला रहे। और 7 भाई में से 5 भाई तो कैबिनेट मिनिस्टर है। ठीक है, तो रूस और चीन की अर्थव्यवस्था ने श्रीलंका को प्रोत्साहित किया कि देखिए, अगर आपकी इकोनॉमी बहुत मजबूत है तो आपको डेमोक्रेसी नहीं भी है, अनडेमोक्रेसी भी है, तो ये चलेगा। तो श्रीलंका रूस और चीन से प्रभावित होकर के उनसे सस्ता लोन लिया, अपने आप को मिलिटराइज करने की कोशिश की, अनाप शनाप खर्च करने की कोशिश की और चीन के जाल में उलझ गए। हम्बनटोटा पोर्ट देना पड़ा। इसी कारण से चीन से उन्होंने $5 बिलियन की लोन ले ली, चुकाने में इनसे हो नहीं रहा। तो कुल मिलाकर के ये सब श्रीलंका की समस्याएं हैं। अब आगे आप देखेंगे कि भारत की क्या भूमिका हो, व्हाट अबाउट इंडिया। तो भारत का बड़ा ही सधा हुआ प्रतिक्रिया रहा है। भारत वसुधैव कुटुंबकम और एक्ट ईस्ट नीति की ओर अग्रसर है। तो भारत ने श्रीलंका को तुरंत लगभग 40,000 टन खाद्य आपूर्ति, रसद आपूर्ति उपलब्ध करवाई है। और ये तय करना होगा भारत सरकार को कि वो जो आपूर्ति हुई है, खाद्य आपूर्ति, वो बिल्कुल श्रीलंका के लोगों तक पहुँचे, वो केवल राजपक्षे परिवार के गोडाउन में ना पड़ा रहे। तो हालांकि चीन अपने आस पड़ोस के सभी देशों में कमजोरी का फ़ायदा उठा करके सस्ता लोन का, सस्ता ऋण का जाल फेंकता है और बदले में उसकी भौगोलिक संप्रभुता को नष्ट कर देता है। तो भारत को भी थोड़ा सा अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान, चारों तरफ समस्या है, भारत को भी इन सब से जूझना होगा। हालांकि विदेश नीति के मौके पर भारत बहुत ही सफल कूटनीति का परिचय दे रहा है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। आप एक बार फिर से रिव्यू कीजिए, आपको श्रीलंका की स्थिति ठीक लगेगी। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ
कि एक एनसीईआरटी की बुक है 8वीं क्लास की, उसके लास्ट पेज पे श्रीलंका के बारे में एक पैराग्राफ दिया है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब था कि तात्कालिक कारण श्रीलंका के क्या हैं ये तो आपको दिख रहा है, ये तो आप देख ही रहे हैं, न्यूज़पेपर में आ रहा है, टीवी पे आ रहा है, लेकिन जो ऐतिहासिक कारण है वो देखनी पड़ेगी आपको कि 1977 में ये जो सिंगला बुद्धिस्ट राष्ट्रवाद की भावनाएं फैली हैं, इसने श्रीलंका को गृह युद्ध में धकेल दिया, और कुछ न कुछ यही कारण है कि श्रीलंका आज इस स्थिति में है। तो इस वर्तमान का उत्तर आपको इतिहास देगा, इतिहास को जानने की यही खूबसूरती भी है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, उम्मीद है आपको ये लेक्चर ठीक लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। ईस्टर की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से।